जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना सीखना था सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दोनों का नॉलेज लेवल सेम है, बट दोनों के स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं जेईई एडवांस 2021 में। तो इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे गोल्डन टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे रैंक को बूस्ट करने में हमारी मदद करेगा। जनरली मैं ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ शुरुआत में डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे बच्चे एक तो आलसी हो जाते हैं और शॉर्टकट के पीछे भागने लगते हैं। तो मैं कभी भी शॉर्टकट के पीछे भागने को बढ़ावा नहीं देता हूं। बट क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम अब खत्म हो चुका है, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी बदौलत हम लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने स्कोर को हम लोग बूस्ट करें, रैंक को हम लोग बूस्ट कर सके सेम नॉलेज के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारे पास में टिप्स है, दैट इज डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है यूनिट एंड डायमेंशन, इस चीज को समझो। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई 2010 में। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई। उस समय जेईई एडवांस नहीं हुआ करता था, आईआईटी जेईई और एआईट्रिपल हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही खास है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मिला था। मैं आईआईटी जेईई 2010 का जब एग्जाम दे रहा था तो ये क्वेश्चन मुझे मिला था। देखते के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। कैसे? देखो, अगर हमें यूनिट एंड डायमेंशन का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। F इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहां पे देखो, सारे में जो दिख रहे हैं ना, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, सबका डायमेंशन अलग है। सब में यहां पर देख लो, एक ही लुक में हमें यह पता चलता है कि सबका डायमेंशन अलग है। सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर आर, सिग्मा स्क्वायर बाई आर, सिग्मा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सबका डायमेंशन अलग है। और फोर्स का तो एक ही डायमेंशन होगा ना। फोर्स का डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स कैसे लिखते हैं? फोर्स इज डायमेंशन वाइज हम लोग दिखें तो के की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये जो नॉर्मल सी जो फोर्स की इक्वेशन होती है, कूलम्स लॉ से हम लोग जो देते हैं, ये हमें सबको पता होता है। डायमेंशनली अगर हम लोग देखें तो डायमेंशनली हम लोग बोल सकते हैं 4 पाई का तो डायमेंशन में कोई रोल नहीं है। तो ये डायमेंशनली इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं डायमेंशन वाइज। ओके, अब हमें पता है कि सिग्मा क्या होती है। ठीक है, चार्ज सिग्मा जो होती है चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और डायमेंशन वाइज देखें तो इसको हम लोग आर स्क्वायर, एरिया को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं डायमेंशन वाइज। लेंथ वाइज बोल रहा हूं मैं, आर स्क्वायर इज लेंथ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर के टर्म्स में ही दिया हुआ है, आर के टर्म्स में ही दिया हुआ है। बस मुझे इस क्यू, अगर मैं यहाँ से क्यू स्क्वायर निकाल दूं, क्यू स्क्वायर इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, और डायमेंशनली मैं इसको यहाँ रख दूं तो मेरे जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन सिंपल बन जाता है सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन से मैं बोल सकता हूं कि जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में है दैट इज ए। ओके, तो इतना आसान था, जबकि इसको सॉल्व करने बैठोगे तो सॉल्यूशन अच्छा खासा लंबा जाएगा। बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर हमने यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन को कर दिया तो हमारा अच्छा खासा टाइम भी बच जाएगा। क्यों सॉल्व करना पूरा? जब हमें दिख रहा है कि सबका डायमेंशन अलग अलग है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। और उस समय मुझे इस क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स मिले थे, सीधा 8 मार्क्स। ओके, सो अगर देखा जाए तो मैं उस ईयर जेईई में सेलेक्ट हुआ था, मेरी रैंक लगी थी उस टाइम पे। तो ये जो 8 मार्क्स थे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 8 मार्क्स वाज डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, बट मुझे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं इसमें अपना टाइम बचाऊंगा या फिर मैं इसको जबरदस्ती सॉल्व करने के लिए बैठ जाऊं। ओके, तो इतना ज़्यादा पावरफुल टूल होता है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको मिल सकते हैं। अब जो हमारे पास में दूसरा टिप्स है, मैं किलोमीटर पर आवर हूं, मुझे मीटर पर सेकेंड मत समझना। ये वही वाली बात हो जाती है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। ये कितना भी रटा दो चिड़िया को, ये वाली लाइन चिड़िया को कितना भी रटा दो, वो रटती हुई रह जाएगी, बोलती हुई रह जाएगी, बट ये मिस्टेक करके आ जाएंगे। ये जो डॉपलर इफेक्ट का सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होता है कि डॉपलर इफेक्ट का एक सवाल आएगा और उसमें जो सोर्स की या फिर ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी दी हुई होती है वो जनरली किलोमीटर पर आवर में दी हुई रहती है।
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो सोर्स और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी दी हुई रहेगी दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर, और जो साउंड की जो वेलोसिटी दी हुई रहेगी वो मीटर पर सेकेंड में रहेगी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसमें जो हम लोग डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें लगाने से पहले जो भी किलोमीटर पर आवर है इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। ये मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरह की गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा, एक नेगेटिव मार्क्स लेके आएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये है हमारा टिप्स नंबर 3। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। बहुत बार इस तरह के लंबे लंबे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन को देख के हम लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं। बट इस तरह के जो बड़े पैराग्राफ रहे हैं जिसमें कुछ एक्सप्लेन कर रखा हो या फिर कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स को दिया हुआ हो, तो उसमें क्वेश्चन में ही बहुत बार आंसर छुपा हुआ रहता है, बस हमें उसको खोजने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने PYQ सीरीज़ किया हुआ होगा, ये PYQ मैंने ऑलरेडी कराया था ऑप्टिक्स में, तो इसमें देखो एक लाइन दी हुई थी, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा होगा बट इट नेवर इमर्जेस ऑन द सेम साइड ऑफ द नॉर्मल एज द इंसिडेंट रे। और इसके बाद में वो एक अलग तरह के मटेरियल की बात की गई थी, मेटा मटेरियल की बात की गई थी, और उसमें बताया था कि जनरली क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे रहती है वो नॉर्मल के सेम साइड में कभी भी इमर्ज नहीं होती है। बट यहाँ पर लिखा हुआ था कि मेटा मटेरियल एक स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिसमें वो नॉर्मल के सेम साइड में इमर्ज होती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी पैराग्राफ में दी हुई थी, बस हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना था और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते थे इसका जो करेक्ट आंसर होता दैट इज सी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस में इनबिल्ट उसके आंसर्स छुपे हुए रहते हैं, बस हमें उसको ढूंढने की जरूरत होती है। अब जो हमारे पास में 4th नंबर टिप्स है दैट इज नो नीड टू सॉल्व ऑल। हमें हर चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमसे पूछा जाए दिखाओ तुमने क्या किया है पेपर में। हम बस उसमें एक रफ पेपर में लिख रहे हैं जो कि अल्टीमेटली एक कचड़े के डिब्बे में जाने वाला है। कोई इसमें देखने वाला नहीं है कि तुमने उस रफ पेज में क्या किया है। ओके, सो रफ पेज को बहुत ज़्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ले लो, इस क्वेश्चन में हम लोग देखें यहाँ पर अगर तुम्हें कोई सा भी एक आता हो PQRS, सपोज P, अल्फा डीके तुम्हें पता है। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा इज He42, He42 है, He42। अब ये देखो अल्फा डीके किस में हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ का कितना डिफरेंस आया, ये 4 का डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ का ये कितने का डिफरेंस आया, ये 2 का डिफरेंस आया। दैट मीन्स एक अल्फा डीके यहाँ पे आ रहा है। और ये तो इतनी श्योरिटी के साथ तुम बोल सकते हो पहले का 2, फर्स्ट P का 2, तो P का 2 देखो ऑप्शन C ही बस मैच कर रहा है, तो बाकी में पूरे के पूरे को बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक तुमको लगता है कि कोई और एक कंफर्म कर लेना चाहिए तो और एक कंफर्म कर लो, बट अगर इतना अच्छे से पढ़े होगे तो अल्फा डीके में तुमको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि ये अल्फा इज दिस। अगर He42 अल्फा तुमको समझ में आ रहा है तो साफ साफ यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा है। बाकी किसी में तुम देख लो, बाकी किसी में इस तरह का डीके नहीं हो रहा है। तो जब तुमको श्योरिटी है कि P का 2 हो रहा है तो C ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो, टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में, शक्तिमान के स्टाइल में। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा बोलता है कि मुझे एक बार रिवाइज जरूर करना, तो लास्ट में कुछ ऐसा टाइम जरूर रखना जिससे कि तुम एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एक बार चेक कर सको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम कुछ चीज़ मिस कर जाओ, या फिर कभी कभी रहता है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, और तुम सारे करेक्ट ऑप्शन मार के चले आते हो। तो बहुत बार क्या होता है, दिमाग अनकॉन्शियस माइंड में तुमने उसको टिक कर दिया। तो एक बार अगर दोबारा चेक करो तो पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि तुम उसको रेक्टिफाई कर सको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से नहीं जाने चाहिए, वो स्कोर तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इसको एक बार जरूर रिवाइज करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जरूर एक बार चेक कर लेना। या फिर कुछ ऑप्शंस तुम्हारे छूट जाते हैं तो वो चीज़ सेकेंड गो में तुम्हारे से वो चीज़ कंप्लीट हो सकते हैं, वो चीज़ तुम रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जरूर एक बार चेक कर लेना। दूसरी बात है अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एक बात बताऊं, सिली मिस्टेक्स की एक बहुत बड़ी खराबी होती है कि वो रिपीट करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि तुम्हारी टेंडेंसी है कि अगर तुम 3 × 3 को 6 लिख देते हो, या फिर 2 टू 3 को 6 लिख देते हो, ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो टेंडेंसी है वो बार बार रिपीट होती है। तो सिली मिस्टेक्स की जो टेंडेंसी होती है वो रिपीटिंग टेंडेंसी होती है। अब तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किस तरह के मिस्टेक्स करते हो, तुमको लगेगा अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, बट तुम वो बार बार करोगे, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठा हुआ है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, उस जगह तुमको सजगता दिखानी है कि हाँ इस तरह की गलती तो मैं करता हूँ। जैसे किसी की गलती करने की टेंडेंसी ऐसी हो सकती है, log a बाई log b को कहीं ये ना लिख रहे हो तुम log a माइनस log b, ठीक है। तो छोटे से लेके बड़े से बड़े जो मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मैं किस तरह के सिली मिस्टेक्स करता हूँ, और उस जगह पे तुमको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है उसको हम लोग बचा सकें, नेगेटिव मार्किंग को हम लोग अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है अटेम्प्ट इजी पीजी एंड सिक्योर योर रैंक फर्स्ट। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरह से हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सबसे पहले तुम इजी क्वेश्चन को कर लो, इजी पीजी क्वेश्चन को कर लो और अपना एक रैंक सिक्योर करो, और उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस को करते जाओ। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, है ना, और तुम्हारे रैंक भी सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में टिप्स हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बाय अटेम्प्टिंग सिंगल चॉइस एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी भी अपने दिल को नहीं लगता यार कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से अभी कभी ए बी मान लो सी छूट गया, फिर अगर तुम्हारा डी छूट गया, फिर या फिर तुमने एक गलत लगा दिया, तो इसमें जो रहता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो इसलिए अगर तुमको लगता है कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंगल चॉइस और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस को शूट करो पहले, ओके। वो एक बार हो जाए देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रोसीड करो, क्योंकि श्योरिटी नहीं रहती यार। मल्टीपल चॉइस में कोई एक ऑप्शन छूट गया तो फिर श्योरिटी नहीं रहती है, और खुद में भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि मैंने सही किया। अब जैसे कि एक इंटीजर टाइप की तुम्हारी कुछ वैल्यू निकल गई तो तुम्हें लगेगा हाँ सही है मेरा, या फिर सिंगल करेक्ट में ए बी सी डी अगर तुमने सॉल्व किया, कुछ सॉल्व किया और एक आंसर मैच कर गया, तो लगेगा हाँ यार ये सही मेरा मैच किया, मैंने कुछ तो निकाला, कुछ फॉर्मूला डाला, कुछ निकाला और ये मेरा मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये सही है, ठीक है। तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है जो हमारे पास में सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप। तो ये दोनों क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब जो हम लोग नेक्स्ट टिप्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बट ऑप्शन देख के हमें पता चलता है। सपोज हमारे पास में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, हमें इतना समझ में आ जाता है कि बी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है, सी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है, और इस तरह से हमारे पास में 2 ऑप्शन बच जाते हैं, और फिर हम लोग दोनों में से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कोनिक सेक्शन के केस में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में बहुत बार तुम्हें कोऑर्डिनेट पुट करके भी समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो एलिमिनेशन वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड होता है। अगर हम लोग एग्जाम टाइम की बात कर रहे हैं तो जब तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारा चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बट एग्जाम में जब तुम्हारे सारे पैंतरे तुमने काम में लगा दिए, ठीक है, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास अगर टाइम बचा है तो दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड जिससे कि तुम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। अब जो हम लोग लास्ट टिप्स डिस्कस करेंगे दैट इज डोंट टॉक विथ पीयर्स। एग्जाम शुरू होने से पहले भी नहीं बात करनी है, एग्जाम के बीच में भी बात नहीं करनी है, जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भी बात नहीं करनी है। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का जो टाइमिंग रहता है ये बहुत क्रिटिकल टाइम रहता है पेपर 2 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, तुम जब बाहर निकलोगे तो बहुत सारे धुरंधर बच्चे रहते हैं जो कि किया धरा उन्होंने कुछ नहीं होगा, बट सामने वाले का कॉन्फिडेंस और मोरल डाउन कर देते हैं। वो बोलेंगे कि यार क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब तुम इजी उनके रेस्पेक्ट में, सपोज उन्होंने 60 क्वेश्चन में से वो करके आए हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन बहुत इजी था। वो सिर्फ 10 क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं या 20 क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं या फिर कितने भी क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
तुम ऐसे लोगों से बात करके तुम्हारा या तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, या तो तुम बेकार के चने के झाड़ में चढ़ जाओगे कि इनका ख़राब गया था। कुछ ऐसा बोलेंगे, किसी किसी को तो ऐसे बोलने की आदत रहती है, यार मेरा पेपर तो बहुत ख़राब गया, मेरा बहुत ख़राब पेपर गया, बहुत टफ क्वेश्चन थे, भले ही वो 60 में से 50 क्वेश्चन करके आ गए, ठीक है। और कुछ ऐसे धुरंधर रहेंगे जो 60 में से 10 क्वेश्चन करके आएंगे और बोलेंगे यार पेपर तो बहुत ईजी था, एक दो क्वेश्चन को देख के वो बोल रहे पेपर तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो इन दोनों तरह के आदमी से, दोनों तरह के पर्सन से बात करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा या तो मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और पेपर 2 खराब करके आओगे, या फिर मोरल इतना ज़्यादा तुम खुश हो जाओगे कि मैंने बहुत अच्छा मैंने पेपर 1 किया, और पेपर 2 में तुम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए तुम्हें पीयर्स के साथ, किसी के साथ भी बात नहीं करनी है। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले भी नहीं। बहुत सारे ऐसे धुरंधर पहुंचेंगे जो कि पूरा का पूरा पोथा लेके पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर और वहाँ पे सारा रिवीजन कर रहे होते हैं, उन्हें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एग्जाम से लास्ट मोमेंट में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो भी जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में। बस चिल होके वहाँ पे आराम से तुम एग्जाम का वेट करो, जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाए। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 के में भी किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। पेपर खत्म हो जाने के बाद जिससे जितना डिस्कशन करना है कर लो। तो होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करो इस एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट।